नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम 17 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक दो बातें बता देता हूँ। अभी सीजीएल का रिजल्ट आया है, एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया है। उसका मेंस जनवरी में होगा। वहाँ पे करंट अफेयर्स भी आएगी, स्टैटिक जीके भी आएगी, जीएस बोलते हैं जिसको, वो आएगी और वो आपका सिलेक्शन भी डिसाइड करेगी और आपकी रैंक भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ, आपके करंट अफेयर्स में आपकी हेल्प कर पाऊँ, आपकी जीएस में वो जितनी डेप्थ में वो पूछते हैं वहाँ तक मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ। सीईटी का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों, हरियाणा का, आपको पता है सीईटी मेंस होगा, तो उसमें जीएस का बहुत है अहम रोल रहेगा, क्योंकि एचएसएससी कंडक्ट कराएगी इसका पेपर। और एचएसएससी का आपको पता ही है कि जीएस वो कैसे पूछते हैं, बहुत गहराई में पूछते हैं। आपने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर याद होगा, फोर्थ शिफ्ट का पेपर आपको याद होगा, भूल गए हो तो बता देता हूँ, बहुत अच्छे लेवल के पेपर था वो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, पूछो मत। जिस दिन पेपर दे के निकले थे बच्चे, उनसे पूछो। नॉर्मलाइजेशन का बहुत फायदा हुआ उनको, होना भी चाहिए था, क्योंकि शिफ्ट का पेपर बहुत हार्ड था, फर्स्ट का, फोर्थ का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म आपकी बहुत हेल्प कर पाएगा। प्रदीप की पाठशाला में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। उससे पहले मैंने आपको दिसंबर के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो कराए थे। एक क्वेश्चन पक्का आता है दोस्तों, एचसीएस हो, एचएससी हो, एसएससी हो, मैंने आपको कराया था। 1 दिसंबर को क्या होता है? वर्ल्ड एड्स डे। 10 दिसंबर को क्या होता है? ह्यूमन राइट्स डे। मैंने बताया था कितने राइट्स हैं, 10 हैं बस, सिर्फ 10 हैं। तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 2 और 3 दिसंबर की रात कैसी थी दोस्तों हमारे देश के लिए? 2 दिसंबर 1984, भोपाल गैस ट्रेजेडी, आपको याद होगा, मैंने कराया था। आपको रिवाइज करना पड़ेगा, पिछली करंट अफेयर्स की क्लास देखनी पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे याद नहीं रहता है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस निकली थी? MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विजय दिवस। 1971 की लड़ाई हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, इंडिया ने विजय प्राप्त की थी, तो उसको याद करने के लिए अभी 16 दिसंबर को बॉर्डर 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है। 16 दिसंबर को ही हुआ है वो। सनी देओल की जो बॉर्डर बनाई थी उसका बॉर्डर 2 का पार्ट आ रहा है अभी, वो 16 दिसंबर को ही रिलीज हुआ है। विजय दिवस था उस दिन। 25 दिसंबर को क्या होता है दोस्तों? 25 दिसंबर, उससे पहले 24 दिसंबर था नेशनल कंज्यूमर डे। 24 दिसंबर क्या मनाते हैं? नेशनल कंज्यूमर डे। क्यों मनाया जाता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया था दोस्तों इस दिन। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, वाजपेयी जी का हैप्पी बर्थडे होता है, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 2 दिसंबर, 16 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, सर ये 5-6 डेट हैं जो आपको याद रखनी है सिर्फ दिसंबर की। ये यहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, आपको बार बार याद करा दिया जाएगा, बस आपको इस प्लेटफॉर्म पे क्लिक करना है आके, मैं अपने आप याद करा दूंगा आपको ये सब चीजें, हर दिसंबर की नेशनल डेज, इंटरनेशनल डेज। चलो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन, आज का करंट अफेयर। सबसे पहली न्यूज ये है कि बड़ी अजीब सी न्यूज है ये पहली। ऑस्ट्रेलिया में एक बोंडी बीच है, ऑस्ट्रेलिया में बोंडी बीच है, वहां पर लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, एक फेस्टिवल बना रहे थे, उस फेस्टिवल का नाम था हनुका। तो वहां पर दो लोग आए, बाप बेटा आए, उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी, बहुत लोग मारे गए। तो उससे रिलेटेड न्यूज थी। हमारे लिए काम का क्या है? हमारे लिए काम का यह है कि बोंडी बीच कहाँ पाया जाता है? बोंडी बीच ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दोस्तों। वो लोग जो सेलिब्रेट कर रहे थे, वो कौन सा फेस्टिवल था? हनुक्का था। तो हनुक्का फेस्टिवल कौन लोग सेलिब्रेट करते हैं? यहूदी लोग, ज्यूस लोग सेलिब्रेट करते हैं। बोंडी बीच कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है सर, ओके। तो ऑस्ट्रेलिया में एक दो बातें थोड़ी सी फालतू पता होनी चाहिए आपको, जिसको हम स्ट्रेटेजी के बोलते हैं, जिसको जनरल स्टडीज बोलते हैं। ठीक है सर। तो सैंडी डेजर्ट कहाँ मिलता है? गिब्सन और विक्टोरिया। आपको ये तो पता होगा ना, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ये आपको पता होगा। सैंडी डेजर्ट, गिब्सन, विक्टोरिया। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, ये तीनों डेजर्ट ऐसे आपस में मिलते हैं। यहाँ पर सोना भी पाया जाता है दोस्तों इन डेजर्ट्स में। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से डेजर्ट पाए जाते हैं? सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। ओके सर। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? सर ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ, वर्ल्ड लार्जेस्ट रीफ। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन,
ये धीरे धीरे कम हो रहा है पोल्यूशन की वजह से। सर क्या है ग्रेट बैरियर रीफ? आपने कोरल रीफ सुना होगा ना। एक कोरल एक लिविंग एनिमल होता है, वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है एक एल्गी के साथ। क्या बोल के सर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? अरे मतलब एक टर्म है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक टर्म है। मान लो दो लोग एक साथ रह रहे हैं, एक को पानी चाहिए, एक को दूध चाहिए, तो एक दूसरे, मेरे पास पानी है तो मैं पानी दे दूंगा, दूसरा वाला दूध है, दूसरे पास वो दूध दे देगा। तो मेरे को उसकी जरूरत है, उसको मेरी जरूरत है, वरना हम दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप समझ गए? सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो चीज मेरे पास है मैं सामने वाले को दे दूंगा, सामने वाले के पास जो चीज है वो मुझे दे देगा। तो वो होती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो कोरल और एक एल्गी है, एल्गी का नाम है जूसेंथली। जूसेंथली एल्गी का नाम है। तो कोरल और वो एल्गी एक साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। तो वो जो रहते हैं एक दूसरे सालों से रहते हैं, कहाँ रहते हैं? पानी के बिल्कुल फ्लोर पे, सी फ्लोर बोलते हैं जिसको, बिल्कुल नीचे पानी फ्लोर में रहते हैं। तो वो काफी साल रहे, फिर वो मर गए, फिर वो और लोग आए तो उस पे बैठे रहे, तो वो एक लेयर के ऊपर लेयर, लेयर टू लेयर, सालों से, हजारों सालों से बनती चली गई। ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है पहाड़ जैसी, पानी के नीचे, पानी के नीचे सी फ्लोर में ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे पानी में प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी इस कोरल रीफ पे, ग्रेट बैरियर रीफ पे बहुत ज्यादा होती है बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि ये चीजें हैबिटेट प्रोवाइड करती है जो पानी के जीव होते हैं, पानी के प्लांट्स होते हैं। ओके सर, तो याद क्या रखना है? याद सिर्फ ये रखना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? सर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में देखा, आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया में भाई यहाँ पे पाया जाता है। ये HSSC ने काफी पूछा है, SSC ने काफी पूछा है, UPSC ने काफी पूछा है। ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पाया जाता है। और डेजर्ट्स कौन से थे? सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। नेक्स्ट न्यूज, ये एक चित्र है, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा आपको। तो एक सब्जी वाला है ये अपनी नाव चला के लेके जा रहा है। तो ये क्या है? ये दाल लेक है। दाल लेक कहाँ पाई जाती है? श्रीनगर में पाई जाती है। हम बहुत लकी हैं दोस्तों, हरियाणा में रह रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत सही है। श्रीनगर में देखिए माइनस में टेम्परेचर गया हुआ है, और ये सब्जी बेचने के लिए नाव में अपने लेके जा रहा है। तो क्या इंपॉर्टेंट क्या है हमारे एग्जाम के लिए? सिर्फ और सिर्फ ये है कि दाल लेक श्रीनगर में पाई जाती है। तो आप ऐसे आपकी जीके बढ़ती चली जाएगी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। मैं आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं, लेकिन आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, जो SSC में भी आती है, हरियाणा में भी आती है। और हरियाणा में 15 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों अब CET में। अब वो टाइम चला गया, 5-6 क्वेश्चन आए, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो 3-4 तुम ले आए, सर उससे सिलेक्शन नहीं होगा, 65-70 लेके घूमते रहना, फिर उससे बात नहीं बनेगी। आपको पढ़ना पड़ेगा और इंग्लिश आपको इंप्रूव करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट न्यूज क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति भवन में ऑल 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज को सम्मान दिया गया है, काइंड ऑफ। वहां पर एक गैलरी है, वो इनोग्रेट करी है। देखो, इनोग्रेशन, उद्घाटन करना, इनोग्रेशन मतलब उद्घाटन करना। तो परमवीर चक्र है जो इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है। बहुत मतलब एक्सेप्शनल एक्ट्स ऑफ वैल्योर, करेज, सेल्फ सेक्रीफाइस ड्यूरिंग अ वार, तब दिया जाता है परमवीर चक्र। ठीक है दोस्तों, एक न्यूज ये भी है, देखिए यहां से पढ़ने के बाद पता चला मुझे, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है? मैंने बताया था पिछली करंट अफेयर की उसमें। पोर्ट ब्लेयर, ये आप बताओगे पोर्ट ब्लेयर कहाँ की कैपिटल है? उसका नाम बदल दिया गया है, उसका नाम है विजयपुरम। विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के विजयपुरम कर दिया गया है। पहले कर दिया था, ये न्यूज़पेपर में आया हुआ है, मेरे को इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि पोर्ट ब्लेयर पूछ सकते थे। मैंने आपको बताया था कि अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम पूछा जा सकता है क्योंकि लक्षद्वीप की कैपिटल का नाम पहले HSSC SSC पूछ चुकी है। तो अंडमान निकोबार का कैपिटल का नाम पोर्ट ब्लेयर था, उसका नाम विजयपुरम कर दिया गया है। ओके, तो न्यूज ये थी कि सभी 21 परमवीर चक्र है, उनका नाम राष्ट्रपति भवन में गैलरी में लिखा गया है। तो क्या याद रखना है सर हमें? ये याद रखना है कि अब तक कितने परमवीर चक्र हैं दिए जा चुके हैं लोगों को? 21 लोगों को दिए जा चुके हैं परमवीर चक्र। क्या ये मरणोपरांत दिया जा सकता है? मरने के बाद जी बिल्कुल दिया जा सकता है, उसको बोलते हैं पोस्टुमसली, मरणोपरांत। तो 21 में से 20 दिए गए हैं आर्मी को, 1 दिया गया एयरफोर्स को। ये HCS UPSC में पूछा जा सकता है
कि परमवीर चक्कर टोटल कितने लोगों को दिए गए हैं, 21 लोगों को दिए गए हैं। आप ये याद रखना फैक्ट। क्या पोस्टमसली दिए जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दिए जा सकते हैं। और एक लाइन में ऐसा लिख देंगे कि ऑल 21 अवार्ड्स हैव बीन गिवन टू द आर्मी पर्सनल। तो उसमें से एक एयरफोर्स को भी दिया गया है। आपको थोड़ा सा ना ऐसे पढ़ना पड़ेगा एचसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए खासकर। और ये स्टेटमेंट वाइज ना सीटी में पूछने लग गए हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हालांकि 5-7 ही हैं, 10 ही हैं। शिफ्ट 1 में तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन 5-7-10 तो अब ये स्टेटमेंट वाले ये भी पूछने लग गए, क्योंकि बच्चों का लेवल बहुत ऊपर चला गया है। तो पेपर थोड़ा सा हार्ड बनेगा। और हार्ड कैसे बनेगा? जब एचसीएस और यूपीएससी की तरफ वो मूव करेंगे, तो थोड़ा सा हमें पहले ही एडवांस में पढ़ना होगा, जो खासकर सीटी मेंस वाले हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों। हरियाणा में ऐसा कोई है जिसको परमवीर चक्र मिला है? जी, होशियार सिंह, बिल्कुल। इन्होंने एक्सेप्शनल करेज दिखाई थी, सोनीपत से थे। हम हरियाणा जीके में भी पढ़ते हैं, तो यह याद रखिएगा। अगला न्यूज आर्टिकल क्या है? ऑपरेशन थंडर किसके द्वारा चलाया गया? इंटरपोल के द्वारा चलाया गया। सर इंटरपोल क्या है, पहले ये तो बता दीजिए। इंटरपोल सर ये एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी देश हैं उनकी जो पुलिस है वो आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाए। सर कोऑर्डिनेट करने से क्या मतलब है आपका? आपने डोन मूवी देखी होगी। डोन मूवी जो शाहरुख खान वाली है, वो बोलता है 12 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे है। तो एक देश से दूसरे देश वो भाग जाते हैं जब क्रिमिनल, तो जो वहां की स्टेट की पुलिस है वो कैसे कोऑर्डिनेट करेगी? वो यूके की पुलिस से कोऑर्डिनेट करेगी। मान लो इंग्लैंड में चला जाता है, तो वहां की पुलिस से कोऑर्डिनेशन के बाद क्या आपके देश में यहाँ है, ये है, तो आपस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो इंटरपोल एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये कोऑर्डिनेशन का काम करती है। और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस लियोन में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, लियोन फ्रांस में। तो इन्होंने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन थंडर 2025, टू डिसमेंटल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स। जो तस्करी होती है वाइल्ड लाइफ में, मतलब एनिमल्स की तस्करी होती है, तो उसको रोकने के लिए ऑपरेशन थंडर चलाया गया था इंटरपोल के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में है। इन्होंने लोन दिया है इंडिया को। कितना दिया है, कैसे दिया है, क्या करेगी इंडिया उस लोन का, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला फिलीपींस में। यूपीएससी 18-19 में 3 स्टेटमेंट आई, जिनमें से एक स्टेटमेंट ये भी थी, मनीला फिलीपींस। ओके, इसके मेंबर कितने? 69 है। तो हमें ये याद नहीं रखना कि 69 मेंबर्स है, कि हमारा अराउंड 70-75 है इसमें, ऐसा एक फिगर माइंड में रहनी चाहिए। कितनी है? क्या इंडिया इसका मेंबर है? जी हाँ, बिल्कुल है, और फाउंडिंग मेंबर है। तो इंडिया जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है वो। और इसमें कौन से मेंबर है? तो अमेरिका है, जापान है, इंडिया है, चाइना है। ओके, तो आप जो ये वर्ड है एशियन देख के सोचोगे कि यार एशियन नाम है, तो इसमें एशिया की कंट्रीज होंगे, बाहर के नहीं होंगे। लेकिन सर अमेरिका है इसमें, जो कि एशिया में नहीं आता है। आपको थोड़ा सा वर्ल्ड मैप का अंदाजा होगा, नहीं होगा तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। तो एशिया में नहीं आता अमेरिका, तो आप इस नाम से कंफ्यूज मत होना। तो अमेरिका इसका मेंबर है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1966 में। क्या ये याद रखें? सर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, आपको वही याद है। तो एशियन डेवलपमेंट भी तभी बना था। तो आप थोड़ा सा ऐसे कोरिलेट करके एक मोटा मोटा सा, हाँ यार उस टाइम बना था। तो पेपर में आज कल डायरेक्ट फैक्ट पूछ लेते हैं, खासकर एचसीएस में तो बिल्कुल पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल महाक्राइम ओएस एआई, डायरेक्ट आ जाएगा। रिसेंटली ये न्यूज में था। ये किस चीज से रिलेटेड है? सर माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है इसे, महाराष्ट्र पुलिस के लिए किया है, इन्वेस्टिगेशंस में, ताकि महाराष्ट्र पुलिस की हेल्प कर सके। तो जो हम पढ़ते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसका दुरुपयोग हम बहुत बार पढ़ते हैं कि यार उसका दुरुपयोग हुआ, लेकिन उसका सदुपयोग भी होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रीवन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फॉर महाराष्ट्र पुलिस माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। मतलब यह है कि महाराष्ट्र पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में ये मदद करेगा, जो माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो आपको बस ये याद रखना, महाराष्ट्र के लिए क्राइम, कोई क्राइम हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एआई। एआई क्या है सर? वैसे एआई हम डाटा देते हैं एआई को। मान लो कि एक बंदा पकड़ लिया महाराष्ट्र पुलिस ने, उसने बहुत सारे कॉल कर रखे हैं, तो वो ऑटोमेटिक बता सकता है कि ये सस्पेक्ट है, ये फोन कॉल है, ये बाहर कंट्रीज में कर रखा किसी को, और वो डाटा तुरंत निकाल देगी, तो टाइम बच जाएगा। तो एआई टेक्नोलॉजी सर बहुत एडवांस हो चुकी है।
नेक्स्ट आर्टिकल है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके बारे में जानते हैं। हमारे पहले डेप्यूटी पीएम थे जी, पहले होम मिनिस्टर थे जी। ओके, सरदार जो टाइटल दिया गया था ये बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1926 में, वहां की महिलाओं ने दिया था इनको, तो उन्होंने बहुत अच्छी इन्होंने भागीदारी निभाई थी, बहुत अच्छा काम किया था, तो सरदार का टाइटल दिया गया था बारदोली सत्याग्रह में जो लेडीज थी उन्होंने। ओके सर, और क्या है इनके बारे में जानने के लिए? बहुत कुछ है सर, अकेली 1 घंटा लग सकता है इनके बारे में जानने के लिए, फिर भी कम होगा, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए थोड़ा सा हम लिमिट रहेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1931 में हुआ था, हर साल होता था सर दिसंबर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 1931 का जो सेशन हुआ था वो कराची में हुआ था, और इन्होंने प्रिसाइड किया था, मतलब चेयरमैन टाइप ये थे उस साल। हर साल चेंज होते रहते थे, कभी महात्मा गांधी बने, कभी कोई और बना, कभी अलग बने। तो 1931 में कराची में हुआ था, जो उन्होंने प्रिसाइड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जी। तो उन्होंने क्या पास किया था उस दौरान? फंडामेंटल राइट, गांधी इरविन पैक्ट, इट वाज एंडोर्स्ड, उसको मतलब सहमति दी गई थी गांधी इरविन पैक्ट को। ये क्या है गांधी इरविन पैक्ट? आप हिस्ट्री में जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या याद रखना है, 1931 में आईएनसी का जो सेशन हुआ था वहां पर प्रिसाइड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो कराची में हुआ था। फंडामेंटल राइट और गांधी इरविन पैक्ट, इट वाज एंडोर्स्ड। इसको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये पहले आते दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते, बहुत कम आते हैं, बहुत रेयर हो गया। आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है ये अब नहीं आते हैं, लेकिन हमें पता तो होना ही चाहिए। आयरन मैन ऑफ इंडिया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी दोस्तों, एक करंट अफेयर में ये आ सकता है। कहां पे बनाई गई? गुजरात में। 182 मीटर की है ये, एचएसएससी कभी ना कभी फिर पूछेगा। 2018 का करंट अफेयर में था ये, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड टालेस्ट स्टैच्यू है ये, नर्मदा रिवर पे पाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सरदार पटेल जी के बारे में जो हम जानते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में 182 मीटर, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू, आप देख सकते हो। ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल जी की प्रतिमा है ये, वर्ल्ड टॉलेस्ट 182 मीटर की है, आप ये देख रहे हो। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में है, जो ऐसे मसाल लेके खड़ी है, आपने मूवीज में भी देखा हुआ, ये सिर्फ 93 मीटर की है। मैं इसमें तो आपको कंपैरिजन के लिए दिखाया है 182 मीटर की। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल ये द हिंदू में आया हुआ था। तो इस हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ मैंने निकाल लिया है। सरकार ने बिल इंट्रोड्यूस किया गया है सरकार के द्वारा लोकसभा में, अभी बिल है, फिर एक्ट बनेगा, पास हो जाओगे तो। अगर ये पास हो गया तो हर बिल को पास करने की एक मेजोरिटी लगती है कि कितने लोग उसमें हामी भरेंगे। तो कौन से बिल के लिए कितने लोगों की हामी चाहिए ये हम डिस्कस कर चुके हैं पॉलिटी की, उसमें मेजोरिटी, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। हमने इम्पीचमेंट भी किया था उसी वीडियो में, 20 मिनट की वीडियो, आप जाके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आएंगी कि इंडियन पॉलिटी में कोई भी बिल एक्ट कैसे बनता है और कितने लोगों की हामी चाहिए। ओके सर, तो इस आर्टिकल में पढ़ के हमने हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए सर, जो न्यूक्लियर पावर है 2024-25 में इंडिया में सिर्फ और सिर्फ टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी है, इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है? कोयला से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ 3% कंट्रीब्यूट करती है। मतलब मान लो हमने 100 यूनिट बिजली पैदा की 2024-25 में सभी सोर्सेज से, तो न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ 3% है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि 2047 तक हम 100 गीगावाट पैदा करें, 100 गीगावाट पैदा करें हम इलेक्ट्रिसिटी, इससे न्यूक्लियर सोर्सेज से। ओके ठीक है सर, तो अब थोड़ा सा हमें बढ़ानी पड़ेगी अपनी कैपेसिटी। ठीक है, तो पहले क्या होता था सर, एक एनपीसीआई करके कंपनी है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी मोनोपोली है न्यूक्लियर प्लांट एस्टेब्लिश करने में। पहले तो न्यूक्लियर प्लांट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जैसे थर्मल पावर प्लांट एस्टेब्लिश होता है जहां पर हम कोल का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ओके सर, तो इसकी मोनोपोली थी, मोनोपोली मतलब एकाधिकार, सिर्फ यही बनाएगी न्यूक्लियर प्लांट एस्टेब्लिश करने में। ये कानून कौन सा है इसके रिगार्डिंग? एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। इट गेव मोनोपोली टू सेंट्रल गवर्नमेंट, नो प्राइवेट कंपनी कैन कम इन न्यूक्लियर फील्ड एनर्जी। कोई भी प्राइवेट कंपनी न्यूक्लियर फील्ड में एंटर नहीं कर सकती, ये कानून बोलता है 1962 एटॉमिक एनर्जी एक्ट। ओके सर, लेकिन अब बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, शांति बिल। इसमें क्या है कि डोमेस्टिक प्राइवेट कंपनी कैन पार्टिसिपेट,
जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, तो डोमेस्टिक प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनीज को न्यूक्लियर की फील्ड में भी एंटर दिया जा रहा है इस शांति बिल के द्वारा कि आइए आप थर्मल पावर प्लांट की तरह ही न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश कीजिए, क्योंकि हमें 100 गीगावाट एनर्जी पैदा करनी है 2047 तक में। इस टाइम हम केवल 3% कर पा रहे हैं टोटल इलेक्ट्रिसिटी का, तो जो बहुत कम है, क्योंकि मोनोपोली है एनपीसीआईएल की। ओके सर, तो प्राइवेट सेक्टर को क्यों लिया जा रहा है? काफी एफिशिएंट होता है, आपको पता होगा। गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सभी बच्चे प्राइवेट स्कूल, सभी माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजते हैं? क्योंकि एफिशिएंट है, टेक्नोलॉजी बेहतर लेके आएंगे, वो कैपिटल लेके आएंगे। इतना सरकार के पास पैसा भी नहीं होता, कैपिटल का मतलब होता है पैसा, तो पैसा लेके आएगा प्राइवेट सेक्टर, तो ये इसलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी इतना वो नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है, सेंसिटिव पार्ट रहता है बहुत ज्यादा, क्योंकि यूरेनियम की माइनिंग की जाती है, क्योंकि इससे बम भी बनाया जा सकता है सर। आपने सुना ना एटॉमिक बम, तो वो जाती है एनरिचमेंट, ये सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, इसमें प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं करेगा। तो प्राइवेट सेक्टर क्या दे जाएगा? उनको स्ट्रक्चर बना भाई, आप स्ट्रक्चर बना दीजिए, दीवार खड़ी कर दीजिए, सब चीजें जो मशीन ला दीजिए, लेकिन जो यूरेनियम की माइनिंग होगी, यूरेनियम की एनरिचमेंट होगी, वो सिर्फ सरकार करेगी। सेंसिटिव पार्ट हम प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे सकते, लेकिन हम वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो, वो दे सकते हैं कि थोड़ा जल्दी बन जाए। कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, थोड़ा जो भी चीजें हम दे सकते हैं वो आउटसोर्स कर सकते हैं, तो वो दे दिया जाएगा। ओके सर, तो हमारे लिए ये तो होगी करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें कि भाई क्या बिल आया है, क्या बिल में प्रोविजन किया गया है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जब जान लिया हमने, और ये आ सकता है एचसीएस में, यूपीएससी में, कि सिर्फ 3% ही है। जी हाँ, बिल्कुल 3% है। हमारा लक्ष्य क्या है? 100 गीगावाट, ये आ सकता है बिल्कुल। इसमें क्या किया? एनर्जी एक्ट है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1960, ये मोनोपोली देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये बिल में क्या है, ये मैंने बता दिया। अब आपको फैक्चुअल जो स्टैटिक जीके बोलते हैं, ये चीज याद रखनी होगी, खासकर हरियाणा के सीईटी मेंस है, उसके लिए बहुत जरूरी है न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में पढ़ना, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया था पिछली बार के सिलेबस में। तो 2 डिजास्टर हुए न्यूक्लियर जो मेन है। फुकुशिमा, फुकुशिमा 2011 में हुआ था ये डिजास्टर, जापान में है ये। तो पूछ लेंगे फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर कहाँ पे हुआ था? तो जापान में हुआ था सर। चर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर कहाँ हुआ था? यूक्रेन में हुआ था, और इसकी डेट याद रखियो 1986, बहुत इंपॉर्टेंट है चर्नोबिल। चर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर 1986 में हुआ था, यूक्रेन में हुआ था, तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है सर, ये थोड़ा सा वर्ल्ड का मैप लेके आया हूं मैं आपको, थोड़ा सा वर्ल्ड का मैप हम 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। नॉर्वे कहाँ पे है? यहाँ पे है। स्वीडन यहाँ पे है, फिनलैंड यहाँ पे है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यूके हमने कल देखा था, आयरलैंड भी हमने कल देखा था, जर्मनी ये है रहा, हिटलर के बारे में हमने कल पढ़ा था, जर्मनी। ये फ्रांस है दोस्तों, ये स्पेन है, ये ग्रीस है, ये इटली है। थोड़ा सा नजर मार लेते हैं दोस्तों, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये अफ्रीका है दोस्तों, नीचे सब अफ्रीका है, ये यूरोप है। बीच में कौन सा समुद्र है? ये देख रहे हो आप, ब्लू ब्लू कलर का, ये मेडिटेरियन है दोस्तों, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी है ये दोस्तों। थोड़ा सा वर्ल्ड मैप थोड़ा देखते रहेंगे तो आपको याद रहेगा, ऐसे अकेले तो बैठ के नहीं देखा जाता है, लेकिन थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे है। तो थोड़ा सा न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ा है, तो और क्या क्वेश्चन आ सकता है सर? इंडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत जरूरी हो जाते हैं हमारे लिए। ये हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुंदनकुलम, कुंदनकुलम। नेक्स्ट है कलपक्कम, कहाँ पे है? आप ये बता सकते हो कौन सी स्टेट है? ये है सर तमिलनाडु। ये मैं ना एक पेज पे भी लिख सकता था, कुंदनकुलम, कलपक्कम तमिलनाडु में पाए जाते हैं, तो उससे ना दिमाग में इमेज नहीं बनती है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता हुआ इंडिया के मैप में तमिलनाडु कहाँ पे है, महाराष्ट्र कहाँ पे है, क्योंकि आदत नहीं है, उस हिसाब से कभी पढ़ाया नहीं गया है। मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाना, पढ़ाने के साथ समझाना भी है, और समझाने का ये तो पता होना चाहिए इंडिया के मैप में कौन सी चीज कहाँ पे है। और ज्योग्राफी का पढ़ते हुए हमें पता होनी चाहिए कौन सी स्टेट कहाँ पे है, कैसे वर्ल्ड मैप काम करता है। आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती है दोस्तों इससे। कुंदनकुलम, कलपक्कम तमिलनाडु में पाए जाते हैं। कैगा, ये कौन सी स्टेट है सर? कर्नाटका है। तारापुर महाराष्ट्र में है। काकरापार ये गुजरात में है। रावत भाटा ये कौन सी स्टेट है दोस्तों? ये पता होनी चाहिए, ये तो सबको पता होती है, हम छोटे होते थे हमें पता होता था कि ये राजस्थान है। नरोरा,
नरोरा उत्तर प्रदेश में। तो ये नरोरा ये उत्तर प्रदेश में, रावतबाटा राजस्थान में, काकरापार गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में, कईगा कर्नाटक में, कुंदनकुलम कलपक्कम ये तमिलनाडु में पाई जाती हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप डायरेक्ट याद रखिएगा न्यूक्लियर पावर एनर्जी में। तो हम देखो दोस्तों करंट अफेयर में जो भी आया उससे रिलेटेड हमने जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम सब डिस्कस करते हैं, ताकि आपको कोई चीजें छूटे ना और एक स्टेप थोड़ा डीप में जाए, ताकि पेपर वाला एग्जामिनर कितना भी पूछ ले हम उसको टैकल कर पाए वहां पर बैठ के। दोस्तों आज की पाठशाला में इतना ही था। होप सो, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। जुड़िए इस चैनल के साथ और आपकी लाइफ में आपकी जो स्ट्रगल है पढ़ाई वाली, इसमें मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो और आपको हेल्पफुल हो। धन्यवाद दोस्तों।